तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि टेड बीएफ जो होगा वो भारत की तरफ से फाइटर जेट की फील्ड में चलाए जाने वाला हमारा चौथा प्रोजेक्ट होगा। एडवांस वॉरफेयर को देखते हुए ये बताया जा रहा था और पहले इसी बात की तैयारी की गई थी कि भारत के जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हैं उनके ऊपर 5th जनरेशन के फाइटर जेट ही डिप्लॉय किए जाए। यानी जो टेड बीएफ था उसे पहले 5th जनरेशन का ही बनाने का विचार किया गया था, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं खासकर नेवल फाइटर्स उनमें खासी दिक्कतें जाती है और सबसे बड़ी बात इनका मेंटेनेंस, इनके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग निकल जाती है, इन्हें रखने के लिए एयर कंडीशनर हैंगर्स वगैरह आपको चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं आती है। जितना फाइटर जेट खरीदने में आप खर्च नहीं करते उतना कुछ ही सालों की सर्विस में आप मेंटेनेंस के जरिए इतना खर्च कर देते हैं। इस वजह से भारतीय नेवी चाहती थी कि फिलहाल 4.5+ जनरेशन का ही फाइटर जेट शामिल किया जाए, यानी हमारा टेड बीएफ। और उसके बाद जो पूरा डिजाइन पहले तैयार कर लिया गया था उसमें थोड़े बहुत मामूली परिवर्तन करके 4.5+ कैटेगरी का टेड बीएफ तैयार किया गया और बताया जा रहा है कि अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। हम सभी लोग जानते हैं। अब कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि चूंकि हम लोग पैरेलली इतने सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं फाइटर जेट के, तो अगर सभी के ऊपर इंडिपेंडेंट काम किया गया और सभी के लिए अलग से नई टेक्नोलॉजी का विकास किया गया तो इनमें काफी समय लग सकता है। इस वजह से प्लानिंग ये की गई कि कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज ऐसी तैयार की जाए जो कि हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा सके। इससे क्या होगा, एक तो समय बचेगा, पैरेलली हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ चला पाएंगे। और जो सबसे ज्यादा फायदा इसका होने वाला है वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है कॉमन वाली, ये हमारे एमका के लिहाज से की जा रही है, यानी एकदम ही ज्यादा मॉडर्न। तो अगर यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग हमारे पुरानी जनरेशन के तेजस में करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी भी कैपेबिलिटी अपने किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप डायरेक्टली तेजस मार्क 1 में AES रडार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी दोस्तों एमका की कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज थी जो कि स्पेशली एमका के लिए ही तैयार की गई। लेकिन बताया जा रहा है कि अब टेड बीएफ प्रोग्राम में वो सारी टेक्नोलॉजी जो कि एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट में होती है और हमारे एमका में होगी, वो सारी टेड बीएफ के अंदर भी इंटीग्रेट करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, जो कि हमारे टेड बीएफ को पहले की तुलना में या फिर उम्मीद की तुलना में कई ज्यादा ताकतवर बना देगा। एक्चुअली बताया जा रहा है कि टेड बीएफ को आने वाले समय में बहुत सारे खतरों का सामना करना होगा। ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करना है हमें इनसे ही। इस वजह से इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, रिकॉनेसेंस, जैमिंग और डिकॉइंग देने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स और डेटा स्मार्ट फ्यूजन शामिल किया जाएगा जो कि हमारे एमका के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और एमका की यही सारी टेक्नोलॉजीज जो कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से संबंधित है, ये जब टेड बीएफ के अंदर शामिल की जाएगी तो टेड बीएफ अपने आप में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ये अपने किसी भी काउंटर पार्ट जो दुनिया में मौजूद होंगे इसी कैटेगरी के फाइटर जेट उनकी तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। जैसे आप F/A-18 सुपर हॉर्नेट को ले लीजिए या फिर रफाल एम को ले लीजिए, इनकी तुलना में हमारा टेड बीएफ कई ज्यादा पावरफुल होने वाला है। उसके पीछे का कारण यही है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही है वो काफी एडवांस लेवल की है। और बताया जा रहा है कि इन सारी टेक्नोलॉजीज को शामिल करने के बाद टेड बीएफ हमारा इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि आने वाले 20 सालों तक टेक्नोलॉजी वाइज किसी भी तरह की इसमें कोई कमी नहीं देखने के लिए मिलेगी। यानी इन फ्यूचर 20 सालों तक जो भी टेक्नोलॉजीज तैयार की जाएंगी खासकर नेवल फाइटर के लिए वो सारी हमारे टेड बीएफ में पहले से ही शामिल होगी। तो कहने का मतलब 20 सालों तक इसके एडवांसमेंट की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ये किसी भी तरह से आउटडेटेड नहीं कहलाया जाएगा। और 20 साल का समय बहुत हो जाता है। हालांकि 20 सालों की बात क्या, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि टेड बीएफ का 5th जनरेशन भी तैयार किया जा रहा है। इसके ऊपर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यानी बताया जा रहा है कि टेड बीएफ इतना ज्यादा सिमिलर होगा 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से कि इसमें मामूली से परिवर्तन कर देने के बाद ये पूरी तरह से स्टाल्थ बन सकता है और 5th जनरेशन की आपको फील दे सकता है। क्योंकि पहले ऑलरेडी इसे 5th जनरेशन के हिसाब से ही बनाया, फिर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके 4.5+ कैटेगरी का बनाया, तो वापस इसे 5th जनरेशन में कन्वर्ट कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। खासकर बात की जाए इसके बेली पार्ट की, ये जो उसका पेट वाला नीचे वाला हिस्सा है तो ये पूरी तरह से सपाट बनाया गया है। किसी भी समय आप इसमें इंटरनल वेपन बे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे इसकी नोज से लेकर इसके कॉकपिट तक आप जाकर देखें, कैनोपी तक, तो आपको दिखेगा कि ये 5th जनरेशन का ही तो है। तो कहने का मतलब ये वैसे ही सेमी स्टेल्थ है। काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज इसमें 5th जनरेशन की इस्तेमाल की गई है। थोड़े बहुत और एडवांसमेंट करके हम इसे 5th जनरेशन तक भी पहुंचा देंगे। फिलहाल की बात की जाए तो इसके अंदर PDR का काम चल रहा है, प्रीलिमाइली डिजाइन रिव्यू का। उसके बाद इसका CDR किया जाएगा, क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। उसके बाद इसकी ऑफिशियल मंजूरी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से
और उसके बाद इसके प्रोटोटाइप का निर्माण करके इसके ट्रायल्स वगैरह शुरू कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि MiG-29K इस समय भारतीय नौसेना के लिए काफी बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि इनका क्रैश रेशियो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लगभग हर साल ही एक क्रैश हो रहा है। अभी इसी महीने कुछ ही समय पहले एक क्रैश हुआ है और ये पिछले 4 सालों में लगातार चौथा क्रैश था। तो हर हाल में 2032 तक हमें इन्हें रिप्लेस कर देना है। फिलहाल की बात की जाए तो MiG-29 के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है जिसमें DRDO द्वारा तैयार किया गया मिशन कंप्यूटर इंटीग्रेट करके DRDO के सारे वेपन्स इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि कुछ हद तक इसका एडवांसमेंट हो सके। साथ ही इसके एवियोनिक्स में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे ताकि 2032 तक ये आसानी से हमें अपनी सेवाएं दे सके। तो ये कुछ प्लानिंग है TED BF से संबंधित। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।